ठीक है, ये कहना चाहिए, इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं 15 से 20 या फिर 25 जो भी, ये होती है 20 से आगे लगभग 50 किलोमीटर तक, और ये होती है उसके बाद 50 से आगे 400 किलोमीटर तक, और ये आगे होती है 400 किलोमीटर से ऊपर का भाग। ठीक है, तो जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन मंडल होती है, समतापी मंडल में पाई जाती है। क्लियर? यहां से कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। ओजोन लेयर बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओजोन लेयर, ओजोन परत यहाँ से 20-25 किलोमीटर ऊपर में स्थित है, और हमारे लिए कहना चाहिए एक छतरी के रूप में कार्य करते हैं, एक हमारे लिए परत के रूप में कार्य करते हैं। इसी कारण इसको कहा जाता है ओजोन छतरी। मतलब जो सूर्य से आने वाली जो विभिन्न प्रकार की किरणें होती है, उसमें विशेष रूप से कहना चाहिए जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, पैरावैगनिक किरणें होती है, उसको हमारे ऊपर में ही क्या कर देती है, रोक देती है, और पृथ्वी पर आने नहीं देती है, जिसके कारण कहना चाहिए यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, यदि ओजोन लेयर नहीं पाया जाएगा तो समस्त विकिरण पृथ्वी पर आएगी। और अभी वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं गर्मी के दिनों में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। यदि ओजोन लेयर नहीं पाया जाएगा तो सभी रेडिएशन नीचे आएंगे, तो टेम्परेचर 60 से अधिक हो सकता है, और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु क्या हो सकते हैं, डेथ हो सकते हैं। क्लियर? एक बार पूछा गया था कि ओजोन लेयर की खोज किसने किया है, तो 1913 में चार्ल्स फेब्री और हेनरी, दो भौतिकी साइंटिस्ट है, चार्ल्स फेब्री और हेनरी नामक साइंटिस्ट ने 1913 में ओजोन लेयर का खोज किया था। ठीक है, इनकी मोटाई को किस में मापते हैं, तो इनकी मोटाई मापने की इकाई है, उसको डॉप्सन इकाई कहा जाता है। 12वीं में ही 1-2 साल पहले पूछा गया था, जो ओजोन लेयर होती है उनकी इकाई क्या होती है, या फिर उनके जो मोटाई होती है उसको हम लोग किससे मापते हैं, तो किससे मापते हैं, डॉप्सन, डॉप्सन इकाई कहा जाता है। क्लियर? इसके बारे में आगे हालांकि और अध्ययन करेंगे, लेकिन यहीं पर इसका अध्ययन कर लेते हैं। आजकल यह सुनने को मिलता है कि जो ओजोन लेयर है इसमें जगह जगह क्या हो गई है, छिद्र हो गई है। इसी को क्या कहा जाता है, ओजोन छिद्र कहा जाता है। ठीक है, यदि जो छतरी है उसमें छिद्र हो जाएंगे तो रेडिएशन कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, तो हमारे लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो ओजोन लेयर में वास्तव में छिद्र क्यों हुआ, तो उसका मुख्य कारण क्या था, CFC। उसका मुख्य कारण क्या था, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहना चाहिए एसी में इसका उपयोग किया जाता है, आगे इसका अध्ययन करेंगे। एसी में विशेष रूप से कहना चाहिए CFC का उपयोग किया जाता है। इनके कारण ओजोन लेयर में क्या हो गया है, छिद्र हो गया है। ठीक है, लेकिन ये छिद्र वास्तव में जहां पर मानव की घनी जनसंख्या है वहां पर ये छिद्र नहीं हुआ था। ये छिद्र कहाँ हुआ था, ध्रुव प्रदेश में हुआ था। मतलब जो उत्तरी ध्रुव है वहां पर, जहां पर कहना चाहिए जनसंख्या नहीं होती है, वहां पर ये क्या हुए थे, छिद्र हुए थे। क्लियर? यदि यहाँ पर हमारे ऊपर में छिद्र हुए रहते तो टेम्परेचर एकाएक क्या हो जाता, बढ़ जाता। लेकिन वर्तमान समय में ये भी देखा गया है जो ओजोन लेयर में जो छिद्र हो रहा था वो अभी रुक गया है। क्लियर? तो आगे इसके बाद इसको बचाने के लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए एक दिवस भी मनाया जाता है। दिवस को याद रख लेंगे, 16 सितंबर ओजोन लेयर संरक्षण दिवस। ठीक है जी, 16 सितंबर। उसके बाद है आयनोस्फीयर। कई पुस्तकों में इन दोनों के बीच में एक मध्य मंडल भी दिया रहता है। ठीक है, इसके ऊपर के आगे के भाग को क्या बोलेंगे, आयनोस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, उसके और ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, एक्सोस्फीयर कहेंगे, बाह्य मंडल। ठीक है, इसी में कहना है कि जो टीवी होते हैं, टेलीफोन वगैरह होते हैं, दूरसंचार होते हैं, वो सब इसी में गति करते रहते हैं। क्लियर? उसके बाद देखते हैं वायुमंडल का केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर कहना चाहिए मैं 8-10 केमिकल कंपोजिशन को लिख दिया हूँ, और इसमें भिन्न प्रकार के और गैस भी प्रेजेंट होती है, तो सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ तो कहना चाहिए पहले से ही याद है। वायुमंडल का जब केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो सबसे पहले नाम क्या आता है, नाइट्रोजन।
ठीक है। ये वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? 78%। ठीक है। ऑक्सीजन इनकी कितनी होती है? 21%, 21%। ठीक है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनकी प्रतिशत कम हो रही है और इनकी प्रतिशत क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण या फिर इनकी मात्रा बढ़ रही है, जिनके कारण कहना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ अक्रिय गैस भी होते हैं। हीलियम भी हो सकते हैं, नियान भी हो सकते हैं, आर्गन भी हो सकते हैं। मतलब वायुमंडल में कुछ अक्रिय गैस भी पाए जाते हैं। इनको छोड़कर कुछ मात्रा में ओजोन भी पाई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाई जाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी पाई जाती है और अमोनिया भी पाई जाती है। ये सब कहना चाहिए पॉइंट में रहते हैं, 0 पॉइंट में रहते हैं। ठीक है। इन तीनों को याद रख लेंगे और ये अक्रिय गैस को। क्लियर? उसके बाद है सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का स्रोत क्या है? ठीक है। आज से हम लोग 100 साल पीछे जाएंगे, 200 साल पीछे जाएंगे, 500 पीछे जाएंगे, तो उस समय कहना चाहिए एयर पॉल्यूशन नहीं था। तो एयर पॉल्यूशन का स्रोत क्या है, कहां से आया? ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन का स्रोत कहना चाहिए मुख्य रूप से 2 होते हैं। एक होते हैं नेचुरल स्रोत और एक होता है आर्टिफिशियल, मानव निर्मित, जिसको इंग्लिश में मैन मेड सोर्स, मैन मेड सोर्स, मानव निर्मित स्रोत। और पहले होते हैं प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत ज्यादा नहीं है और प्राकृतिक स्रोत से प्रदूषण ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से कहना चाहिए जो ज्वालामुखी होती है। ठीक है। ये उद्गार के रूप में उत्पन्न होते रहते हैं। ज्वालामुखी में पाए जाने वाली कुछ विषैली गैसें होती है। ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ विषैली गैसें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और H2S, ये सब कहना चाहिए विषैली गैसें होती है, जो ज्वालामुखी में कहना चाहिए विषैली गैस के रूप में उत्पन्न होती रहती है। इसी प्रकार से कहना चाहिए फॉरेस्ट फायर, मतलब जंगल में आग लगना। ठीक है। प्राकृतिक कारण है। इसी प्रकार से मार्स गैसें, मतलब मेथेन गैस, ये कहना चाहिए जो एग्रीकल्चर करते हैं, पशुपालन करते हैं या फिर जहां पर कोल्ड फील्ड होते हैं वहां पर कहना चाहिए स्वतः उत्पत्ति होती रहती है मेथेन। तो ये सब प्राकृतिक कारण, मेथेन गैस है, फॉरेस्ट फायर है, CO है, H2S है, SO2 है। ठीक है। लेकिन ये ज्यादा मात्रा में नहीं होती है। मेन एयर पॉल्यूशन का कारण होता है मैन मेड सोर्स, मानव निर्मित स्रोत। मतलब एयर पॉल्यूशन के लिए मानव ही जिम्मेदार है। हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, भौतिक संसाधन जुटाने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए, यही सब क्या है? एयर पॉल्यूशन का कारण है। एयर पॉल्यूशन ही नहीं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ये जितने भी पॉल्यूशन है वो सब हमारे कारण से ही हो रहा है, मैन मेड सोर्स के कारण। क्लियर? तो यहाँ पर कहना चाहिए मैन मेड सोर्स के अंतर्गत यहाँ पर मैं 5-7 प्रकार लिख दिया हूँ। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अदर भी हो सकते हैं। ये सब कहना चाहिए मानव निर्मित स्रोत है। मतलब हमारे कारणों के कारण ये सब हो रहा है और एयर पॉल्यूशन क्या हो रहा है? बढ़ती ही जा रही है। क्लियर? तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब औद्योगिकीकरण। आजकल देखा जाए तो प्रत्येक देश में, प्रत्येक राज्य में एक कंपटीशन बना हुआ है। क्या चीज का कंपटीशन बना हुआ है? इंडस्ट्रीकरण का। यहाँ फैक्ट्री, वहां फैक्ट्री, यहाँ फैक्ट्री, वहां फैक्ट्री। ठीक है। जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं फैक्ट्री लगाते हैं और आय कमाते हैं। ठीक है। प्रदूषण से उसको कोई मतलब नहीं है। तो कहना चाहिए विकसित देशों में फैक्ट्री की संख्या सबसे अधिक है। जिस देश में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वह देश विकसित हो गया। तो जो विकासशील देश है वो भी विकसित होना चाहता है, जो अविकसित देश है वो भी विकसित होना चाहता है। तो विकास का यहाँ पर एक पैमाना मान लिया गया है इंडस्ट्रीकरण और शहरीकरण को। ठीक है। तो जितने ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उतना ही एयर पॉल्यूशन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है। कोई भी आप लोग इंडस्ट्री को मन में देखिए, यहीं पर हम लोग खरसिया के आसपास देखते हैं,
हमारे विद्यालय के जब हम लोग बिल्डिंग में जाते हैं तो चारों तरफ कहना चाहिए कई इंडस्ट्री दिखाई देते हैं। यहीं पर आरकेएम है, मोनेट है, जिंदल है, सिंघी तराई है। आप रायपुर में जाइए, मांडर आसपास जाइए, उरकुरा आसपास जाइए, सिलतरा आसपास जाइए, बिलासपुर में सिरगिट्टी तरफ जाइए, दिल्ली में नोएडा आसपास जाइए, मुंबई में जाइए, कानपुर में जाइए, न्यूयॉर्क में जाइए, जापान में जाइए। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ शुरुआत हुआ था? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। वहीं से कहना चाहिए विश्व में फैल गया। और सभी इंडस्ट्री को चलाने के लिए किनकी आवश्यकता पड़ती है? कोल की, कोयले की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? और उस कोल या फिर कोयले में क्या होता है? कार्बन। कार्बन की प्रतिशत 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक हो सकते हैं। कार्बन के आधार पर ही उसको 4 या 5 प्रकारों में बांट दिया जाता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में तो कार्बन की प्रतिशत 90% तक होती है। जिसमें जितना ज्यादा कार्बन है वह उतना ही उच्च क्वालिटी का कोल्स होता है। क्लियर? तो इन फैक्ट्रियों को संचालन करने के लिए, वहां से प्रोडक्ट उत्पन्न करने के लिए इस कोयले को क्या किया जाता है? जलाया जाता है चिमनियों में। ठीक है, उनका दहन किया जाता है। तो दहन किया जाता है तो वहां से कहना चाहिए धुएं निकलती है चिमनियों से। ठीक है, तो उस धुएं में कौन कौन सी गैस हो सकती है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। C तो निकलेगा, ठीक है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएंगे। SO2, उसमें सल्फर भी होते हैं कुछ मात्रा में। H2S, विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन भी बनते हैं उसमें। ठीक है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनते हैं। ये सब कहने चाहिए क्या होते हैं? पोल्यूटेंट होते हैं, जो एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सब के लिए जिम्मेदार इंडस्ट्रीकरण भी होते हैं। क्लियर? सेकंड है ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्री, यहां से एक बार क्वेश्चन आया था व्यापम में, जो सेट का एग्जाम हुआ था लाइफ साइंस, उसमें ये दे दिया गया था, 4 ऑप्शन दे दिया गया था और ये बता, इसको थोड़ा सा घुमा कर दिया था, लेकिन मेन सारांश बता रहा हूं। क्वेश्चन ये था, इनमें से किसमें सबसे अधिक या इनमें से कौन सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है? एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। तो यहीं पर देखते हैं, इन सब में देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फॉसिल फ्यूल्स का जलना है, यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट है, एरोसोल है, पेस्टिसाइड्स है, स्मोकिंग है, अन्य भी हो सकते हैं। तो इन सब में कौन सबसे अधिक जिम्मेदार है एयर पॉल्यूशन के लिए? तो उत्तर क्या है? ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्री का मतलब होता है जितने भी जो वाहन हैं, चाहे 2 व्हीलर, चाहे 4 व्हीलर, चाहे आगे आप लोग कितना ही बढ़ा लें, मतलब जिसमें पेट्रोल और डीजल का उपयोग होता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्री। मतलब विभिन्न प्रकार के वाहन और ये डीजल और पेट्रोल से चलने वाली सभी प्रकार की गाड़ियां, तो इनका योगदान 75% है। एयर पॉल्यूशन में इनका योगदान कितना है? 75% है, मतलब सबसे अधिक है। आज से हम लोग 50 साल पहले जाते हैं तो इन वाहनों की संख्या गांव में नगण्य था, शहरों में भी बहुत कम था। एक रिपोर्ट में आया था कि एक जमाने में कहना चाहिए 30 लाख था वाहनों की संख्या, और आज के डेट में कहना चाहिए 25 करोड़ से अधिक हो गया है। ठीक है, और सभी वाहनों में कहना चाहिए पेट्रोल और डीजल का उपयोग होता रहता है। तो इनके कहना चाहिए उपयोग होने से क्या का बनेंगे? CO, इसकी प्रतिशत सबसे अधिक होती है, इसमें 77% होती है इसमें। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, इनकी भी प्रतिशत 12-13% होती है। N2O, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इसमें लाइट भी होती है। ये भी लाइट भी कहना चाहिए नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो ये कहना चाहिए ऑटोमोबाइल से इंडस्ट्री में ये सब हानिकारक गैसें या फिर पदार्थ निकलते हैं जो पोल्यूटेंट होते हैं। क्लियर? आगे है फॉसिल फ्यूल्स का यूज, मतलब जो कहना चाहिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना। जीवाश्म ईंधन मतलब कोल और पेट्रोलियम पदार्थ। जो कोयले होते हैं, जो कोल होते हैं, ये भी एक प्रकार से जीवाश्म ही है, जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे से ही बनते हैं। जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह होते हैं, ये भी फॉसिल ही है। तो आजकल देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल से के ही उपयोग हो रहा है, चाहे वाहनों में हो चाहे फैक्ट्रियों में हो। तो इनके भी उपयोग करने से
विभिन्न प्रकार की जो गैसें बनती है, CO है, SO2 है, CO2 है, NO2 है, सब इनसे मिलता जुलता है। ये भी कहना चाहिए एयर पॉल्यूशन को बढ़ाते हैं। क्लियर। न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट ये कहना चाहिए रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन से रिलेटेड है। न्यूक्लियर टेस्ट आप लोग आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि अमुक देश ने परमाणु टेस्ट किया, भारत ने परमाणु टेस्ट किया, तो पाकिस्तान ने किए, तो चाइना ने किए, अमेरिका ने किए, तो उत्तर कोरिया ने किए, तो ब्रिटेन ने किए, तो रूस ने किए। मतलब प्रत्येक देशों में एक होड़ हो गया न्यूक्लियर टेस्ट का। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक देश कहना चाहिए परमाणु संपन्न देश बनना चाहते हैं। आजकल तो परमाणु टेस्ट से और आगे बढ़ गए हैं, हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। ठीक है, परमाणु बम और आगे चलकर हाइड्रोजन बम। परमाणु बम के लिए न्यूक्लियर फिजन का उपयोग किया जाता है, विखंडन का, और हाइड्रोजन बम के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन, संलयन का उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो परमाणु टेस्ट किया जाता है, न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, जैसे भारत में पोखरण नामक स्थान में किया जाता है जो राजस्थान में है। तो एक बार परमाणु परीक्षण किया जाता है तो आसपास के 100 किलोमीटर को क्या कर देता है, वो प्रदूषित कर देता है। मतलब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और अत्यधिक हीट कर देता है आसपास को। तो वहां पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट, सभी क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। और ये सबसे अधिक कहना चाहिए खतरनाक भी होता है, क्योंकि ये आगे चलकर जीन में पहुंच जाते हैं। एक पीढ़ी में पहुंचते हैं तो जीन के माध्यम से दूसरे पीढ़ी में भी पहुंच जाते हैं। क्लियर। इसके बारे में आगे चलकर और अध्ययन करेंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन ही एक और है। ठीक है, उसके अंतर्गत और विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर 6 अगस्त 9 अगस्त इसका उदाहरण लिख दिया हूं, आप लोग सुने होंगे। अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त मतलब 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी में कहना चाहिए 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिरा दिए थे, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हो गया था। और वो कहना चाहिए किसी व्यक्ति जो पीड़ित थे, ठीक है, वह पीड़ित व्यक्ति के जीन में चला गया और जीन के माध्यम से अगले पीढ़ी में चला गया। तो वहां पर आज भी कहना चाहिए विकलांग या फिर अन्य रोगों से क्या है, ये ग्रसित है। मतलब ये ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट होता है या फिर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। क्लियर। उसके बाद है एरोसोल्स। एरोसोल मतलब जो जेट विमान होते हैं, सुपरसोनिक विमान होते हैं। हम लोग जब आसमान को देखते हैं तो कोई भी सुपरसोनिक या फिर जेट विमान चलते हैं तो उसके पीछे में बहुत कहना चाहिए धुआं दिखाई देते हैं। उस धुएं में क्या होता है, CFC फ्रियान गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको फ्रियान भी कहा जाता है। और ये कहना चाहिए AC में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये भी बहुत ही हानिकारक गैस होती है। ठीक है, जितने ज्यादा घरों में कहना चाहिए AC लगाएंगे इनका उतना ही ज्यादा उपयोग होगा। और यही एक गैस है जो ओजोन लेयर में क्या करते हैं, छिद्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इनका कहना चाहिए कम से कम उपयोग करना चाहिए। क्लियर। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कीटनाशक आते हैं, कवकनाशी आते हैं, वीट कंट्रोल करने वाले रासायनिक पदार्थ आते हैं। इन सब का आजकल एग्रीकल्चर में बहुतायत में उपयोग किया जा रहा है। इनके बिना कोई भी आजकल खेती नहीं हो पाती है। और ये भी तीनों को प्रदूषित करते हैं, एयर, वाटर और सॉइल को। स्मोकिंग, धूम्रपान, आजकल कहना चाहिए जो धूम्रपान होते हैं उसमें विशेष रूप से तंबाकू को उपयोग किया जाता है, उसमें निकोटीन होता है। ठीक है, और इस निकोटीन से कहना चाहिए माउथ का कैंसर या फिर लंग्स का कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। तो ये सब क्या है, ये मैन मेड सोर्स मतलब मानव निर्मित स्रोत है, जिसके कारण क्या होती है, एयर पॉल्यूशन होती है। क्लियर। उसके बाद कंट्रोल को बाद में पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग देखते हैं पॉल्यूटेंट और उसका प्रभाव, पॉल्यूटेंट और इसका प्रभाव। ठीक है जी, मतलब जो प्रदूषक है उन प्रदूषक का क्या क्या प्रभाव है हमारे शरीर में, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं और उसके बाद तुरंत मिलते हैं। ठीक है। नीचे आ गया, उसको रोको। अब
अब यहाँ पर अध्ययन करेंगे प्रमुख प्रदूषक और उनसे होने वाले प्रभाव का। ठीक है जी, ये तो हो गए विभिन्न प्रकार के पॉल्यूटेंट हैं। अब इन पॉल्यूटेंट का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर पहले देखते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। हम लोग विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन में यहाँ पर अध्ययन किए, तो यहाँ पर भी CO बनती है, यहाँ पर भी CO बनती है, यहाँ पर भी CO बनती है, क्योंकि कहना चाहिए C मतलब कार्बन, और ये पाई जाती है कोल में, कोयले में। ठीक है, तो कहना चाहिए सबसे प्रमुख प्रदूषक यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे कि हमारे पास मान लो हम लोग दो गैस ले लेते हैं, एक ऑक्सीजन गैस और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जैसे कि अभी कार्बन मोनोऑक्साइड कम है, मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है श्वसन के माध्यम से, और वो कहना चाहिए आगे चलकर हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। ऑक्सीजन को लेते हैं हम लोग श्वसन में, तो शरीर के अंदर जाती है और क्या बना लेती है, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ब्लड सर्कुलेशन करते करते कोशिका में जाती है और श्वसन की क्रिया होती है। लेकिन मान लो कहने चाहिए कोई भी स्थान प्रदूषित स्थान है जहां पर ऑक्सीजन भी है और वहां पर CO भी है, और हीमोग्लोबिन दोनों में विलय है, मतलब इसमें इससे भी जुड़ता है और इससे भी जुड़ता है। लेकिन ये माना जाता है जो हीमोग्लोबिन होता है, यदि हीमोग्लोबिन को दोनों मिलेगा, मतलब O2 भी मिलेगा, CO भी मिलेगा, तो ये इनसे क्रिया नहीं करती है बल्कि इनसे क्रिया करती है, और ये बना लेती है COHB। इसको कहा जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है, क्योंकि ऑक्सीजन की जगह में हमारे शरीर के अंदर ब्लड में क्या पहुंच गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पहुंच गया, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच गया, और वो जो क्या है प्रमुख पॉल्यूटेंट है। क्लियर? जिससे कहने चाहिए श्वास लेने में दिक्कत होगा और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये प्रभावित कर देगा। सेकंड है SO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उसमें कहना चाहिए SO2 भी बनती है। ठीक है, तो जो SO2 होता है ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। जैसे SO2 गैस बना वायुमंडल में है, ये वायुमंडल में और ऊपर चली जाती है, और SO2 आगे चलकर किससे क्रिया कर लेती है, NO2 से क्रिया कर लेती है। SO2 किससे क्रिया कर लेती है, NO2 से क्रिया कर लेती है वायुमंडल में ही, और ऊपर में क्या बना लेती है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। ठीक है, और जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल उदासीन के जगह में क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है